एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हमारे भारतीय संविधान से महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सभी कवर करेंगे आज हम इस वीडियो में। जो आपके आने वाले सभी एग्जाम जैसे यूपी टेट, सी टेट, इन सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आएगा कि भारत के संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। हमारे भारत के संविधान की विशेषताएं, तो हमारा जो भारतीय संविधान है वो एक लिखित संविधान है। सबसे बड़ी विशेषता तो इसकी यही है कि हमारा भारतीय संविधान कैसा संविधान है, तो वो एक क्या है, लिखित संविधान है। भारत का संविधान एक अत्यंत विशाल संविधान है, ये भी इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। फिर विशेषता इसकी अगली विशेषता है कि भारतीय संविधान में लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण है। मतलब ये लचीला भी है और कठोर भी है, ये इन दोनों का क्या है, मिश्रण है। अगली विशेषता है कि भारतीय संविधान संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था दोनों का क्या है, एक सुंदर मिश्रण है। अगर भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का लक्ष्य घोषित किया गया। ये भी हमारे भारतीय संविधान की क्या है, मुख्य विशेषता है। अगली विशेषता देखते हैं कि भारतीय संविधान भारत के नागरिकों के लिए एकल नागरिकता, कैसी नागरिकता, एकल नागरिकता निर्धारित करता है। अगली विशेषता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह घोषित किया गया है कि भारत कैसा है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य होगा। कैसा राज्य होगा, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य होगा। फिर अगली विशेषता है कि भारतीय संविधान में शासन की संसदीय प्रणाली को स्वीकारा गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, जो हमने अंडरलाइन किया है कि हमारे भारतीय संविधान में किस प्रकार की प्रणाली को अपनाया गया है, तो संसदीय प्रणाली को स्वीकार किया गया है। तो चलिए अब प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि प्रथम बैठक यानी संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है ये कब हुई थी। ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था इसमें पहली बैठक में। अगला प्रश्न है कि भारत शब्द प्रस्तावना में कितनी बार उल्लेख हुआ है। भारत शब्द हमारी प्रस्तावना में कितनी बार उल्लेख हुआ है, तो इसका 2 बार उल्लेख हुआ है भारत शब्द का। अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है। आधुनिक भारत का मनु ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला प्रश्न है उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। जो उद्देश्य का प्रस्ताव था ये किसने प्रस्तुत किया था, तो ये किया था, उद्देश्य का प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान किनके द्वारा बनाया गया था। भारत का संविधान ये बनाया गया था संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा। अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अभी हमने बताया था कि जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो इसमें एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और वो किसे चुना गया था, तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा को। अब अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी। महिलाओं की संख्या कितनी थी हमारे संविधान में, तो ये जो महिलाओं की संख्या थी वो थी 15 महिलाएं। कितनी थी, 15। अगला हमारा 8वां प्रश्न है कि मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो मूल संविधान ये देहरादून से प्रकाशित हुआ था। कहाँ से हुआ था, देहरादून से। अगला प्रश्न है कि मूल संविधान कितने शब्दों से बना हुआ है।
तो ये 80,000 शब्दों से बना हुआ है। जो हमारा जो मूल संविधान है ये 80,000 शब्दों से, इसमें शब्दों की संख्या कितनी है? 80,000। अगला हमारा 10वां प्रश्न देख लेते हैं कि प्रारूप समिति ने भारत के संविधान को किस भाषा में लिखा था? प्रारूप समिति ने भारत के संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो ये लिखा था केवल अंग्रेजी भाषा में। पूरे संविधान को अंग्रेजी भाषा में लिखा था। अगला प्रश्न है हमारा कि स्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा में किसे नियुक्त किया गया था? स्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। ये जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उसमें एक स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और उस स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो ये बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो चक्र है वो क्या निरूपित करता है? हमारे भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो बीच में चक्र बना हुआ है वो क्या निरूपित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? तो वो कहता है सत्य की बात, सत्य की बात को निरूपित करता है। अगला प्रश्न है केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये थे विट्ठल भाई पटेल। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। अगला प्रश्न है संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? संविधान के निर्माण में, यानी जब संविधान सभा का निर्माण किया गया तो कितना समय लगा था? तो ये लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न है कि संविधान को लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां थी? तो जब संविधान को लागू किया गया तो उस समय इसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं? तो अभी वर्तमान में 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 8 से बढ़कर कितनी हो गई? 12। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के कौन से भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई? भारतीय संविधान के कौन से भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई? तो ये प्रस्तावना को। किसको? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? जो भारत है किस वर्ष बना था प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो ये बना था 1950 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा 19 नंबर का प्रश्न है आज का कि किन शब्दों से भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है? तो ये होती है हम भारत के लोगों से। हम भारत के लोग से क्या होता है? भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। अगला प्रश्न है कि संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो जो समवर्ती सूची है ये किसके? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एकल नागरिकता की अवधारणा भारत में कहाँ से ली गई है? तो एकल नागरिकता की जो अवधारणा है ये भारत में इंग्लैंड से ली गई। कहाँ से ली गई? इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है कि भारत संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? संविधान की जो उद्देशिका में परिवर्तन किया गया था वो किस संशोधन अधिनियम में किया गया था? तो ये किया गया था 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है प्रजातंत्र। क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता जोड़े गए थे?
तो किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में, यहाँ पर भाग होना चाहिए, स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो किस में यह घोषणा की गई है कि भारत एक कैसा राज्य है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो ये संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है। अगला प्रश्न है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया था? तो ये अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान किसे मान्यता प्रदान करता है? तो हमारा भारत का जो संविधान है ये केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का जो पहला अध्यक्ष था वो था जी.बी. मावलंकर। कौन था? जी.बी. मावलंकर। ये कौन थे? तो ये स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को माना जाता है सबसे बड़ा एकांकी स्रोत। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई? तो किसके द्वारा की गई? 21 वर्ष से घटा करके कितनी 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई। अगला प्रश्न है कि भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न कराया गया? आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न कराया गया? तो ये कराया गया था 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे? प्रथम वायसराय कौन बने थे? तो ये बने थे लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे? तो लॉर्ड कैनिंग बने थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ये है सुकुमार सेन। कौन है? सुकुमार सेन। ये कौन है? ये भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ये। अगला प्रश्न है किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? किस अधिनियम के अंतर्गत? तो 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य चुनाव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के जो मुख्य चुनाव की नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्तमान में संविधान में शिक्षा को कौन सी सूची में रखा गया? शिक्षा को कौन सी सूची में रखा गया है अभी वर्तमान में? तो ये रखा गया है समवर्ती सूची में। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। अगला प्रश्न देखते हैं किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? किस अनुच्छेद का उपयोग करके जो भारत के राष्ट्रपति हैं ये वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं?
तो ये अनुच्छेद 360 का उपयोग करके वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? किस संशोधन में से भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संशोधन को, 42वां जो संविधान में संशोधन हुआ था तो उसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्या दर्शाता है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है ये क्या दर्शाता है? ये राष्ट्रपति की शपथ को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम अधिवेशन संविधान सभा का कहाँ हुआ था? तो जो प्रथम अधिवेशन है ये संविधान सभा का कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दिल्ली में। कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले हमें किसकी अनुमति लेना आवश्यक है? तो ये है राष्ट्रपति की अनुमति। धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है हमारा कि प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। किसके होते हैं? लोकसभा के। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो जो भारत का उपराष्ट्रपति है ये अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आता है। किसने? 63 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो महाभियोग की प्रक्रिया का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 61 में है। किस में है? 61 में। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो जो भारत का राष्ट्रपति है ये अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। कितने? 52 के। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? जो लोकसभा अध्यक्ष होता है ये अपने पद की शपथ नहीं लेता है। अगला प्रश्न है कि संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संसद की जो प्रथम बैठक है ये 13 मई 1952 को हुई थी। कब हुई थी? 13 मई 1952 को। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासन का अंत है ये 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आता है अनुच्छेद 23-24 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है नवीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? जो नवीं अनुसूची है ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो ये प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 के द्वारा जोड़ी गई। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। कौन? नवीं अनुसूची। अगला प्रश्न है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है? तो ये राष्ट्रपति बुला सकता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुला सकता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? तो ये मुंबई से थे। किसने थे? मुंबई से। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? तो राष्ट्रीय ध्वज की जो डिजाइन है ये पिंगली वेंकैया ने तैयार की थी। किसने की थी? पिंगली वेंकैया ने। अगला प्रश्न है कि प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया? तो ये फहराया गया था प्रथम बार 26 जनवरी 1930 ईस्वी को।
चलिए अगला देख लेते हैं कि मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो मंत्रिमंडल शब्द का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 352 में है। किस में है? 352 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विधि दिवस कब मनाया जाता है। विधि दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो ये थे वारेन हेस्टिंग। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। अगला प्रश्न है कि दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत है। तो दल बदल ये 10वीं अनुसूची में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है। तो ये 8वीं अनुसूची में मिलता है। 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या है 12। कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है पॉकेट वीटो यानी जेबी वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था। तो पॉकेट वीटो या जेबी वीटो का इस्तेमाल सबसे पहले ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने। अगला प्रश्न है प्रारूप समिति को कब पारित किया गया। तो प्रारूप समिति को 23 फरवरी 1948 ईस्वी में पारित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है हमारा प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 78 में। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 78 में दिया गया है। तो गाइस ये भारतीय संविधान से संबंधित हमारे 17 क्वेश्चन जो वन लाइनर दिए गए हैं, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।